तो अब हम ना अब एक एक करके जो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अब बीटा जो ब्लॉकर्स, इससे पहले ना मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखा देती हूँ। ये देखो, ये एक ऐसा बुक में चार्ट दिया हुआ है कि आपके पास एक पेशेंट आया है, उसको हाइपरटेंशन के साथ कोई फर्दर कंकमिटेंट डिजीज़ हैं, मतलब कि वो उसको हार्ट फेलियर वाला कंडीशन है, या डायबिटिक है, या उसको स्ट्रोक हुआ हुआ है, या माइक्रोन इन्फेक्शन हुआ है, किडनी की कोई डिजीज़ है, या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। तो उसमें आपने कौन कौन से ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने हैं। देखो आपके पास ये पहले आपने इसको कैसे, इस टेबल को कैसे याद करोगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि इसके टेबल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, रिकरेंट स्ट्रोक का पेशेंट हो सकता है, हार्ट फेलियर का पेशेंट हो सकता है, प्रीवियस माइक्रोन इन्फेक्शन की हिस्ट्री का पेशेंट हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट हो सकता है। तो आपको ये पता होगा ना। अब आपको मतलब ये चीज़ पहले याद करो, फिर आप ये याद करो। अब देखो हो क्या रहा है, हमने डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब करने हैं। पहले आप ड्रग्स भी देखो, इसको याद किया, फिर ड्रग्स याद किए, फिर हमको देखेंगे इसको हमने क्या देना है। डायूरेटिक्स रहते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एसी इनहिबिटर्स होते हैं, एआरबीज होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, या एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। अब आपने डायूरेटिक्स किन किन को देना है। स्ट्रोक के पेशेंट को डेफिनेटली आप डायूरेटिक दोगे कि उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो। हार्ट फेलियर के पेशेंट को आप डायूरेटिक दोगे। डायबिटीज़ के पेशेंट को डायूरेटिक दोगे। अब ये मैं आप लोगों के दिमाग में नहीं डाल सकती हूँ, ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है कि आपको फर्दर, ताकि जो ड्रग्स की क्लासिफिकेशन डिटेल्स पढ़े उसको आप इजी मेमोराइज कर सकोगे। डायबिटीज़, रिकरेंट स्ट्रोक और हार्ट फेलियर के पेशेंट में आपने डायूरेटिक्स देने हैं। बाकी ना तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को देना है, ना ही किडनी के डिजीज़ को, ना ही इन्फेक्शन वाले पेशेंट को डायूरेटिक देना है, ठीक है। फिर आपने बीटा ब्लॉकर्स ऑब्वियस है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के पेशेंट में ही दोगे। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलियर, माइक्रोन इन्फेक्शन। ACE इनहिबिटर्स आपने सबको देने हैं, ये देख लो, ACE इनहिबिटर्स सबको देने हैं, ईजी हो गया। अब जो था ना, मुझे उसका नाम भूल जाता है बार बार, एंजियोटेंसिन, यस, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो ब्लॉकर था वो आपने सिर्फ सब में देना है एक्सेप्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आप हर पेशेंट को दोगे एक्सेप्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये भी याद पता चल गया। अब आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सिर्फ 2 पेशेंट को देने हैं। एक तो आपने डायबिटिक पेशेंट को देना है कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने के लिए, और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने हैं, ठीक हो गया। देन आपने एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के एक एंटागोनिस्ट देने हैं 2 पेशेंट्स को, हार्ट फेलियर वाले को या मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए इस्कीमिक डिजीज़ वाले और डायबिटीज़ को, और आपने एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट देने हैं हार्ट फेलियर वाले को और MI वाले को, ठीक है। ACE इनहिबिटर सबको देने हैं, ARBs भी सबको देने हैं एक्सेप्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बीटा ब्लॉकर सिर्फ और सिर्फ हार्ट की डिजीज़ में देने हैं, और डायूरेटिक्स 3 कंडीशंस में दोगे, या वो डायबिटीज़ वाला पेशेंट हो, या वो रिकरेंट स्ट्रोक वाला पेशेंट हो, या वो हार्ट फेलियर वाला पेशेंट हो। तो इस चार्ट को आप रट लो, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस चार्ट को रट लो, ताकि आपको आगे ड्रग्स की डिटेल पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा। अब देखो आपके पास आ जाते हैं बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। अब देखो हमने इसको बात की कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में भी यूज़ हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं बेस्ट ऑप्शन है फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, प्लस उनमें कौन से डिजीज़ हो, हार्ट की डिजीज़ हो या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट हो। तो यही मैंने भी बात की थी। अब इनका एक्शन क्या होता है, एक्शन के लिए आप ये वाला चार्ट देखो कि बीटा ब्लॉकर्स कर क्या रहे हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स ने क्या करना है आपके पास, देखो बीटा ब्लॉकर्स की टाइप्स होती हैं, आप कुछ सेलेक्टिव होते हैं, भी होता है, कुछ कार्डियो सेलेक्टिव है, कुछ नॉन सेलेक्टिव है। अब ये देखो कि हमने ये भी देखना है कि हमने कौन सा बीटा ब्लॉकर, जैसे हम नॉन सेलेक्टिव दे देते हैं, नॉन सेलेक्टिव जाके बीटा 2 पे भी एक्ट करेंगे, और अगर वो पेशेंट एस्थमा वाला हो तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से ही मर जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देना है पेशेंट के अकॉर्डिंग, वो एस्थमा वाला पेशेंट है तो हमने उसको प्रिस्क्राइब नॉन सेलेक्टिव तो बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है, और कॉशियसली बीटा 1 भी करने हैं। अब हम ये चलो देखते हैं हम कर क्या रहे हैं। बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर से उसने जो है ना बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑन द हार्ट को, बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑन द किडनी को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब हार्ट के बीटा 1 ब्लॉक हो गया, इसका मतलब ये है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, हार्ट रेट कम हो गया, इसकी वजह से आपके पास कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अब देखो बीटा ने किडनी में भी जो है किडनी को रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, वो रिसेप्टर्स करके करते हैं, रेनिन सेक्रेट कर रहे थे। अब रेनिन क्या होगा, कम हो जाएगा, रेनिन कम होगा तो एंजियोटेंसिन भी कम होगा, एंजियोटेंसिन कम होगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होगा। अब एंजियोटेंसिन 2 कम बना तो एल्डोस्टेरोन भी कम बनेगा, जिससे सोडियम वाटर की रिटेंशन भी कम होगी, ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा और कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। ये वही चार्ट स्टूडेंट ने जो आपको बताया था, बट उसका रिवर्स हो गया, वहाँ एक्टिवेशन हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है,
उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह आपके पास बीटा रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं। बीटा रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं प्राइमरीली, ठीक है। प्राइमरीली बीटा रिसेप्टर्स ने अपना फंक्शन शो करना है बाय डिक्रीजिंग दी कार्डियक आउटपुट। देन आपके पास जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको भी कम करता है, वो भी सेंट्रल आउटफ्लो जो होता है ना सिंपैथेटिक एक्टिविटी, उसको कम करेगा। देन आपके पास रेनिन की सिक्रेशन कम करता है, जिसकी वजह से आपके पास रेजिस्टेंस वगैरह सब कम हो जाती हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि आपके पास मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड बीटा ब्लॉकर्स वो होते हैं जो कि बीटा 1 सिलेक्टिव होते हैं। जैसे आपके पास मेटोप्रोलोल है, एटिनोलोल है, जो कि बीटा 1 सिलेक्टिव हैं, ठीक है। जो बीटा 1 सिलेक्टिव है हमने उनको प्रिस्क्राइब करना है। देन आपके पास उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि आपके पास बीटा ब्लॉकर्स को बहुत कॉशियसली यूज़ करना चाहिए अगर आपके पास एक्यूट हार्ट फेलियर का पेशेंट हो या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ का पेशेंट हो, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स को बहुत कॉशियसली यूज़ करना है। दो कंडीशन है, एक्यूट हार्ट, देखो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे हैं, एक्यूट में हम बहुत कॉशियसली, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉशियसली यूज़ करना है एक्यूट हार्ट फेलियर के पेशेंट या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स पे। अब थेराप्यूटिक यूजेस क्या होते हैं, हम बीटा ब्लॉकर्स किन कंडीशंस में दे रहे हैं। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं। पहली बात तो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको हमने दे दिया, बट अब उसमें कौन सी कंकमिटेंट हार्ट डिजीज़ होंगी। अब देखो आप कुछ सोचो, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट को स्टिमुलेशन को कम करते हैं। तो कुछ ऐसी डिजीज़ जिसमें हार्ट ओवरली स्टिमुलेट हुआ, जैसे एरिथमियाज हो जाती हैं, ठीक है, उनमें हमने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। अब जैसे आपके पास एक तो हाइपरटेंशन है, प्लस आपके पास सुप्रावेंट्रिकुलर टैकी एरिथमियाज हुए हैं एक पेशेंट में, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, जैसे आप कह रहे हो एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट को दोगे ताकि उसका हार्ट जो है वो एक्टिविटी कम हो जाए। देन अगर आपके पास ऐसा पेशेंट जिसमें प्रीवियस मायोकार्डियल कोई इन्फेक्शन हुआ है, प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट में दोगे आप। देन आपके पास स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, देखिए उस चार्ट में मैंने आपको बताया था बीटा ब्लॉकर्स हम किस किस में यूज़ करें। स्टेबल इस्कीमिक कोई हार्ट डिजीज़ हो जाए अगर, ठीक है, उस टेबल में हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट भी था, कल इसमें थी, इसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट भी था, उसमें क्रॉनिक हार्ट फेलियर भी। ये तीन तो हमें उस टेबल से ही याद हो गए होंगे। अब एडिशनल पॉइंट क्या है यहाँ पे, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकी एरिथमियाज, ठीक है, और हाइपरटेंशन। तो ये बात होगी जिसमें हमने इसको यूज़ किया। और ऐसी कंडीशन जिसमें हम इसको डिस्करेज करते हैं यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर्स को, कौन कौन से हैं हमारे पास, ये देखो। ऐसी कंडीशन जिसमें हमने बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ नहीं करने या डिस्करेज करेंगे, इसको जो रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पैस्टिक डिजीज़ है अगर, तो मतलब जिस पेशेंट में एस्थमा है उसमें हम प्रेफरेबली इसको यूज़ नहीं करते। देन सेकेंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, खुद सोचो हार्ट ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, आप उसे बीटा ब्लॉकर्स दोगे तो हार्ट की एक्टिविटी तो फर्दर कम हो जाएगी, तो आप तो उस पेशेंट को डेथ की तरफ लेके जाओगे। तो अगर ऐसा पेशेंट जिसमें सेकंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा उसमें आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। देन आपके पास सीवियर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, ठीक है, पेरिफेरली आपको जो पूरा वैस्कुलर सिस्टम है उसके अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दोगे। तो किन चीज़ों में आप उसको नहीं दोगे, एस्थमा वाले पेशेंट में नहीं दोगे, सेकंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट में नहीं दोगे, आप पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट में नहीं दोगे। अच्छा, इसके अब फार्माकोकाइनेटिक्स होते हैं, ओरली एक्टिव होते हैं, मतलब ओरली इंटेक होता है इनका हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसमें प्रोपेनोलोल के बारे में बताया हुआ है, कुछ की एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होती है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होती है। और ओरली अगर हम लेते हैं तो हमारे पास सेवरल वीक्स लगते हैं उनके इफेक्ट्स को जो है वो डेवलप होने के लिए। 3 ऐसे ड्रग्स बताए हुए हैं जो कि वीनस फॉर्मुलेशन में भी मिलते हैं, एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल, ठीक है। एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल एंड प्रोपेनोलोल इंट्रावीनस फॉर्मुलेशन में मिलते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे। एडवर्स इफेक्ट्स आप खुद सोचो, सबसे पहले क्या हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम करेगा तो आपके पास क्या होगा, आप देखो कार्डियक आउटपुट भी कम कर रहा है, ब्लड प्रेशर भी कम कर रहा है, तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगी, आपको ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, थका थका बंदा फील करेगा बीटा ब्लॉकर्स लेके, फटीग हो जाएगी, उनको रात को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, देन सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। तो ये देखो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हाइपरटेंशन हो रही है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, फटीग हो जाएगी, नींद, पेशेंट कंप्लेन करेगा मुझे नींद नहीं आती है अब से जब से मैंने ड्रग्स शुरू किए हैं, इंसोम्निया, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा उनको। तो अच्छा, ये तो कॉमन इफेक्ट्स हमने देख लिए बीटा ब्लॉकर्स के। देन आपके पास ये बीटा ब्लॉकर्स और क्या करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हमने बात की, एक तो ये क्या कर रहे हैं, हाइपरटेंशन करवा रहे हैं, प्लस ब्रेडिकार्डिया भी करवा रहे हैं, फटीग भी करवा रहे थे, इंसोम्निया भी थी, डिक्रीज़ इन लिबिडो,
ठीक है। एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कर, जिसकी वजह से पेशेंट की ना कंप्लाइंस कम हो जाती है जब उसमें ये सारी फीचर्स भी आने लग जाते हैं। तो आप सेक्शुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगी। उसके अलावा आपके पास जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन कम कर रहा था, गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम कर रहा है, और जो टैग का लेवल होता है वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके एडवर्स इफेक्ट। उसके अलावा ये होता है कि अगर आपने एब्रप्ट विड्रॉ नहीं करना है, जिसको वजह से सीवियर हाइपरटेंशन होती है एब्रप्ट विड्रॉल से, इवन एंजाइना की पेन भी होगी पेशेंट को, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है फ्रॉम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। देखो, अगर आप कोई पेशेंट को आपने बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो, आपने इस पेशेंट को गाइड करना है कि आपने एकदम से इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, वो इसको जब टेपर ऑफ करना होता है ना, वो ओवर अ फ्यू वीक्स करते हैं। अगर आप एकदम छोड़ दोगे, क्या होगा, आपको एक तो सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगी, देन आपके पास एंजाइना की पेन भी हो सकती है पेशेंट को, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अलावा आपको उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होके वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने इसको गाइड करनी है कि आप इसको टेपर ऑफ करो फ्यू वीक्स में, कि वो हाइपरटेंशन और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ना हो उस पेशेंट को।